हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, और यदि आप नहीं भी होंगे तो हमारी इस वीडियो को देखकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यार। ठीक है, आज हम तद्धित प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विद्या पॉइंट में। मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा। इससे पहले पार्ट में भाग 1 में तद्धित प्रत्यय के हमने दूसरे प्रत्यय पढ़ाए थे। ठीक है, मतु प्रत्यय हमने पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे ठक, ठय और ठन। इन तीनों प्रत्ययों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझ तब आएगा जब वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं नहीं जाना है। परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, और ये सारी चीज़ें सामग्री आपको और कहीं से मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले तो हम ये देखें कि ठक, ठय और ठन, ये तीन जो प्रत्यय हैं, ये भाई तीनों ब्रदर्स हैं। और जब ब्रदर्स हैं तो इनमें कोई ना कोई बात जरूर कॉमन होगी, है कि नहीं। अब आप देखो, ये जो ठक, ठय और ठन, सबसे पहले कोई भी प्रत्यय है तो उस प्रत्यय का मतलब हमें पता होना चाहिए, उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो ठक, ठय और ठन, इसका मतलब होता है हिंदी में वाला। क्या होता है? वाला। यदि मैं कहूँ धनिक तो हम क्या कहेंगे? धन वाला। यदि मैं कहूँ सामाजिक मतलब समाज वाला, समाज से संबंधित। ठीक है, यदि मैं कहूँ औद्योगिक तो मतलब उद्योग वाला, उद्योग से संबंधित। वाला अर्थ में ये ठक, ठय और ठन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो अब जब तीनों का एक ही अर्थ है तो तीनों की आवश्यकता क्यों हुई? प्रश्न ये है कि तीनों की जरूरत क्यों पड़ी? एक से काम चल सकता था। तो आइए, इन तीनों में बहुत ही विभेद है, अंतर है। जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। आइए देखो भाई, ठक या ठय या ठन, इन तीनों प्रत्ययों का जब हम प्रयोग करेंगे किसी भी शब्द के साथ, तो सबसे मुख्य बात यह है कि इक शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? इक। ठक का भी इक शेष रहेगा, और ठय का भी इक शेष रहेगा, और ठन का भी इक शेष रहेगा। ये शेष रहेगा। अब इन तीनों में अंतर क्या है? देखो, थोड़ा सा इसको समझें। यदि मैं लिखूं समाज जमा ये ठक, तो जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो आपने क्या करना, जिस भी शब्द के साथ हम प्रत्यय लगाएंगे उस शब्द का पहला वर्ण और अंतिम वर्ण आपने देखना है। ठीक है, बड़े इत्मीनान से बैठे, देखते रहें, आपको पूर्णतः समझ आएगा। अब ये जो अंतिम वर्ण है, इसको देखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो भी अंतिम वर्ण होगा उसमें जो भी स्वर है, चाहे वो अ है चाहे ई है, कोई भी स्वर है, वो स्वर खत्म हो जाएगा जब ठक, ठय और ठन प्रत्यय लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी प्रत्यय इन तीनों में से लगे तो इनसे पहले वाला जो भी शब्द होगा उसके अंतिम वर्ण का स्वर जो है हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब पहला जो है, क्योंकि इसमें पहला और अंतिम देखना है। अब पहला जो होगा ना, पहले में क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, इधर देखना। यदि पहले वर्ण में अंत में अ और आ है तो वो जो है आ में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यदि पहला वर्ण जो है ई, दीर्घ ई, और ये बनेगा हमारा ए और आई, यदि ये है तो जो ये है आई में बदल जाएंगे। ठीक है, और यदि पहले वर्ण में ये स्वर है ऊ, ओ और औ, तो ये जो है औ में बदल जाएगा। ये आपको याद रखना है। और यदि किसी भी, यानी पहले स्वर में यदि री है तो री जो है आर में बदल जाएगा। वैसे अर में बदलता है, परंतु यहाँ एक दूसरा सूत्र विशेष है, उससे ये आर बन जाएगा, आर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको आपने
अच्छे से अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में बिठा लेना है। ठीक है, अब देखो, जब भी हम ठक, ठय और ठन प्रत्यय लगाएंगे तो उससे पहले जो भी शब्द होगा उसका अंतिम स्वर तो अपने आप स्वतः हट जाएगा। रही बात पहले वर्ण की, यदि उसके अंत में अ और आ, तो वह आ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स में तो अ है, अ जो है आ में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सामाजिक। क्या बन जाएगा, सामाजिक। क्योंकि ठक और ठय और ठन तीनों ही प्रत्ययों का इक शेष रहता है। ये मूल शब्द बनेगा सामाजिक। जब इसका रूप चलाएंगे तो वो मैं अब बाद में बता रहा हूँ क्या होगा, पहले आप इतना देखें। ठीक है, जैसे यदि ये ठक प्रत्यय हम साहित्य शब्द के साथ लगाएं, साहित्य जमा ठक, तो ठक का तो इक शेष रहेगा और इसका यह अंतिम, और ये देखो शुरू का और अंतिम ये देखने हैं आपने, प्रारंभ का और अंतिम देखने हैं। अंतिम इसलिए देखना कि उसका हमने लास्ट का स्वर खत्म कर देना है। यह का तो अ खत्म हो गया, हम खत्म क्यों कर रहे हैं, जो अंतिम स्वर है उसको हम दूर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि अ हो और यहाँ इका आ जाएगा, अ और ई मिलकर तो संधि बन जाएगी फिर वो, इसलिए हमने लास्ट वाले स्वर को तो खत्म करना ही करना है। अब देखिए, य का जो अंतिम स्वर है वो तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ क्या है, यहाँ पहले से ही आ है, और मैंने आपको बताया यदि शुरू वाले वर्ण में लास्ट में यदि अ और आ है तो वो आ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो पहले से ही आ है तो क्या, और ठक का इक शेष रहेगा, तो क्या बनेगा, साहित्यिक, मतलब साहित्य वाला। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। ये तो था हमारा ठक प्रत्यय। अब हम चर्चा करते हैं ठय प्रत्यय। ठय प्रत्यय और ठक प्रत्यय में बिल्कुल थोड़ा सा विभेद है, ज़्यादा अंतर नहीं है, पर आपने इस चीज़ को देखना है कि ठय प्रत्यय कहाँ आता है और ठक प्रत्यय कहाँ आता है। ठीक है, अब ठक प्रत्यय तो आपको समझ में आ गया। अब ठय प्रत्यय को देखो, ठय प्रत्यय वहाँ आता है जहाँ समय अवधि हो। समय अवधि के बारे में, समय के बारे में यदि बताया गया हो, समय कोई भी दर्शाया गया हो, तो वहाँ पर ठक प्रत्यय नहीं आएगा, ठय प्रत्यय आएगा। जैसे ये है दिन, ठीक है, जमा। अब यहाँ ठक प्रत्यय इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि दिन तो समय होता है, टाइम बता रहा है, ये दिन है, सप्ताह है, मास है, वर्ष है, कुछ भी है। ठीक है, अवधि बता रहा है, तो यहाँ पर ठय प्रत्यय आएगा। जहाँ भी अवधि बताई जाती है वहाँ पर ठक प्रत्यय नहीं आएगा, ठय प्रत्यय आएगा। बाकी हमारी प्रक्रिया वही रहेगी, अंतिम जो स्वर है उसको भी हटाना है, और पहले वाला जो फॉर्मूला है वो ठक में भी यही रहता है और ठय में भी यही रहता है। ठीक है, मैं मान लूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया होगा। चलिए, दिन जमा ठय ये बनेगा। ठीक है, ठय का तो आपको पता है इक शेष रहता है, ये तो हमारा काम हो गया। इस न शुरू वाला और अंतिम देखना है, हर शब्द का देखना है। अब देखो, इसमें अ है वो तो खत्म हो जाएगा, और इसमें ई है, और मैंने पहले बताया ई ए आई जो है आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ई जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में हो जाएगा। ये बन जाएगा, न आधा था, ये ठय का इक रह जाता है, ई इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दैनिक, ये बन जाएगा। तो और देखिए, जैसे सप्ताह जमा ठय ये प्रत्यय है। अब मैंने आपको बता दिया ठक का भी और ठय का भी इक शेष रहता है। ठीक है, लेकिन ठय प्रत्यय और ठक प्रत्यय में ये है कि जहाँ समय अवधि नहीं होती वहाँ ठक प्रत्यय आएगा, और जहाँ दिन, सप्ताह, 15 दिन, मास, वर्ष इन सब के बारे में बताया गया हो तो वहाँ पर ठय प्रत्यय आएगा। ठीक है, अब वही काम अ है इसके अंत में, अ आ तो आ में कन्वर्ट होते हैं, तो ये बन जाएगा साप्ताहिक। क्या बनेगा, साप्ताहिक, ये बन जाएगा। ये मूल शब्द बनेगा साप्ताहिक है, इसका मूल शब्द दैनिक बनेगा। आगे इसके रूप भी चलेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। ये था हमारा ठय प्रत्यय।
तो दोस्तों मैं समझ जाऊं कि ठक प्रत्यय में मान लूं कि आपको ठक और ठयें दोनों प्रत्ययों में अंतर का पता लग गया। अब आपसे कोई ये पूछे, अब देखो जैसे कुछ और शब्द हैं जो हमारे रह गए, इस पर हम चर्चा करते हैं। आप जो है बड़े ध्यान से इसको देखते रहिए, ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। ये हमने ई वाला शब्द भी देख लिया, और ए वाला शब्द है जैसे वेद है, वेद, वेद जमा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर ठक प्रत्यय आएगा या ठय प्रत्यय आएगा? बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ठय प्रत्यय तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसमें अवधि नहीं है, समय नहीं है, तो यहाँ पर आएगा ठक प्रत्यय। क्या आएगा? ठक। और ठक का क्या शेष रहता है? इकय। इकय तो तीनों का ही शेष रहता है, ठीक है। अब आप देखिए ठक से हमें कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ इकय ने, ठक का स्थान इकय ने ले लिया। अब देखो इसके पहले और आखिरी को देखना है, ये पहला वे है और अंतिम द है, इसका अंतिम स्वर हम हटा देंगे और पहले में ए स्वर है और ई ए आई जो है आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा वैदिक। क्या बन जाएगा? वैदिक, ये बन जाएगा, ठीक है। चाहे वो ए वाला हो चाहे ई वाला हो, ठीक है, वो आपको ऐसे करना है। जैसे नीति जमा, अब ठक आएगा, ठय तो नहीं आएगा, ठक आएगा, ठक का इका शेष रहेगा और ई आई में बदल जाता है और इसका अंतिम स्वर कोई भी है, चाहे वो अ है चाहे ई है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है सूत्र विशेष से। तो जो है ये नी है तो ये बन जाएगा आई में हो जाएगा न, इसका स्वर हट जाएगा तो अधा रह जाएगा और वो इसमें ई मिल जाएगा इक में, तो ये नैतिकः बन जाएगा, नीतिवान, नीति वाला बन जाएगा, ठीक है। ये था। अब ऊ वाला कोई शब्द आप देखिए, ऊ जैसे भूगोल शब्द है, भूगोल जमा ठक आएगा, ठीक है, ठक का इकै रहेगा, ल का स्वर खत्म हो जाएगा और जो ये ऊ है इस ऊ का ऊ ओ औ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? भौगोलिक। क्या बन जाएगा? भौगोलिक, ये बन जाएगा, ठीक है, ये मूल शब्द बन जाएगा। अब री पर हम चर्चा करते हैं। ओ औ वाला कोई शब्द आए तो भी वो औ में ही परिवर्तित हो जाएगा, यदि किसी शब्द के बिल्कुल प्रारंभ में, आदि में यदि ओ औ है तो औ में बदल जाएगा, ठीक है। अब री को देखिए, जो री है ये आर में बनता है। जैसे एक शब्द है मृदंग, क्या शब्द है? मृदंग शब्द है, और इस मृदंग शब्द में हम यदि ठक प्रत्यय लगाएं, क्योंकि ठय तो इसमें लगेगा नहीं, ठक लगेगा, तो मृदंग जमा ठक क्या बनेगा? अब देखो री का तो आर हो जाता है, इस ग का अंतिम स्वर जो है समाप्त हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? म, और ये आर बनेगा तो मार्दंगिक, ऐसे भी लिखा जाए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मार्दंगिक, ये बन जाएगा, ये मूल शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ठक और ठय प्रत्यय। अब हम चर्चा करते हैं ठन प्रत्यय की, क्योंकि ठन भी इनका ब्रदर है, ये तीनों ब्रदर्स हैं, तो तीनों में कोई ना कोई बात कॉमन तो है, और यही बात कॉमन है कि इसमें इक प्रत्यय यानी इका प्रत्यय आ जाता है। अब देखो ठन प्रत्यय कहाँ आता है? ठन प्रत्यय आएगा, जैसे एक शब्द है दंड जमा ठन प्रत्यय आएगा इसमें। क्यों आएगा? क्योंकि ठन का इका शेष रहेगा ये, और दंड जो शब्द है ये दंड जमा ठन दंडिका बनेगा, ये बनेगा दंडिका बनेगा। अब इसमें ठन प्रत्यय क्यों आया? ठन प्रत्यय वहाँ आता है क्योंकि देखो द में अ है, और अ होने से यहाँ ये आ में कन्वर्ट होना चाहिए था, पर आ में कन्वर्ट नहीं हुआ, और जो भी शब्द कन्वर्ट नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, तो वहाँ ठन प्रत्यय आएगा, जिसके
आदि जो आपका वर्ण है यानी आदि जो आपका स्वर है उसमें वृद्धि नहीं होती तो वहां पर ठन प्रत्यय आएगा। जैसे धन जमा ठन प्रत्यय आएगा, क्योंकि ठन का इक बनेगा और धन जमा इक बनेगा धनिक, ये बनेगा धनिक। नियम तो ये कहता है कि इसमें अ है और अ होने से ये आ में बदलना चाहिए था, लेकिन आ में नहीं बदला। जो अपने रूप को नहीं छोड़ता माने जो नहीं बदलता तो वहां पर ठन प्रत्यय आएगा। ठक और ठय दोनों बदलते हैं, परंतु इनमें क्या अंतर है कि ठय प्रत्यय वहां आएगा जहां समय अवधि के बारे में बताया गया हो, चाहे वो दिन के बारे में, जैसे दैनिक, मासिक, वार्षिक, पाक्षिक, ठीक है। और यदि वृद्धि नहीं हो रही तो ठन आएगा, और वृद्धि हो रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा समय अवधि बताई हो तो ठय आएगा, और समय अवधि न बताई हो तो फिर ठक प्रत्यय आएगा। ये तीनों में ये इनमें अंतर है, मतलब इनका वही रहता है, वाला अर्थ होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है ठक और ठय का। ठन में तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ठन में तो ये ऐसे के ऐसे रह जाता है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं जो सबसे मुख्य बात है कि ये परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अब तक तो हमने इन प्रत्ययों को पढ़ा है, अब परीक्षा में इनको कैसे पूछा जाता है यह बात हमारे लिए बहुत मुख्य है। देखो परीक्षा में कैसे आएगा, जैसे अद्य अस्माकं डैश परीक्षा अस्ति, ये एक हमारा वाक्य है, ठीक है। और हमने इसमें भरना है वर्ष जमा, अब बताओ ठक लगाऊं या ठय लगाऊं, समय बताया गया है तो यहां पर ठय आ जाएगा, ठीक है। ये हमने ये भरना है, तो क्या आएगा, जब भी दोस्तों ठक ठय और ठन प्रत्यय हम यूज करेंगे तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये हमारा विशेष्य है परीक्षा, ये हमारे विशेषण बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वर्ष जमा ठय क्या बनेगा, वार्षिक है, ये बनेगा वार्षिक है, ठीक है। वार्षिक है, ये तो मूल शब्द बना, लेकिन इसका पुल्लिंग बनता है वार्षिक, इसका स्त्रीलिंग बनता है, ये ध्यान से देखना है, वार्षिकी, ये बनता है, इसका स्त्रीलिंग बड़ी ई आएगा हमेशा, और इसका जो नपुंसकलिंग बनता है वह बनता है वार्षिकम, क्या बनता है, वार्षिकम, ठीक है। अब हमने इसके रूप चलाएं तो वार्षिक के रूप चलेंगे बालक की तरह या राम की तरह, ठीक है, आकारांत है। और जो वार्षिकी है इसके रूप चलेंगे नदी की तरह, हमेशा इसमें बड़ी ई आएगी, और इसके जो रूप चलेंगे ये चलेंगे फल की तरह, ठीक है। ये थी हमारी सबसे मुख्य बात। अब आपने क्या करना है, अद्य अस्म, ये विशेषण विशेष्य के हिसाब से लगेगा, जो भी हमारा विशेष्य है तो उसका विशेषण हम उसी लिंग और वचन में बना देते हैं। अब परीक्षा जो है स्त्रीलिंग है, कैसे पता लगा स्त्रीलिंग है, जिसके पीछे आ होता है वो अमूमन स्त्रीलिंग होता है, जिसके पीछे अ होता है वह मुख्य तौर पर पुल्लिंग में काउंट होता है। तो क्या करें, वर्ष जमा ठय क्या बनेगा, वार्षिक बनता है, लेकिन ये तो पुल्लिंग में बनता है, ये तो पुल्लिंग है, हमने तो इसका स्त्रीलिंग का एक वचन लगाना है, तो वार्षिकी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वार्षिकी, ये आ जाएगा यहाँ। और यदि होता अद्य अस्माकं डैश उत्सवम अस्ति, ठीक है, अद्य अस्माकं डैश उत्सवम अस्ति या उत्सव अस्ति, आप ये मान लीजिए उत्सव अस्ति, तो उत्सव में परीक्षा की जगह मान लीजिए उत्सव होता, तो फिर क्या आता, उत्सव के पीछे तो अ है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है, और यहाँ पर वर्ष जमा ठय होता, तो क्या करते हैं हम, पुल्लिंग वार्षिक लगा देते, फिर यहाँ वार्षिक आ जाता, ठीक है। इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। एक दो वाक्य और देखिए, आपको ये गहराई से समझ में आ जाएगा, बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से इसको देखते रहिए, इसमें कुछ भी ऐसा कठिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे ये जैसे इयम
डैश रचना वर्तते। और यहाँ पर दे रखा है आपको साहित्यिक, ये दे रखा है, ये साहित्यिकी दे रखा है, साहित्यिकी। और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या लिखेंगे? साहित्य जमा, क्या लिखेंगे हम? ठय तो आएगा नहीं क्योंकि अवधि नहीं है, समय के बारे में नहीं बताया। और ठन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो वृद्धि हो रही है, ठन तो यूं का यूं आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आएगा ठक प्रत्यय, ठीक है। और साहित्यिकी यहाँ क्यों आया? क्योंकि रचना शब्द स्त्रीलिंग था। यहाँ जो भी शब्द होगा, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग आ जाएगा, स्त्रीलिंग हुआ तो स्त्रीलिंग आ जाएगा, और नपुंसकलिंग हुआ तो नपुंसकलिंग आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे ठक, ठय और ठन प्रत्यय। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। और यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।